बच्चों, आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में हम कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन पढ़ेंगे। कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन हम कैसे करते हैं, इसके लिए आपको पहले दो फार्मूलों को जानना होगा। कलन में मुख्य रूप से आपको अवकलन और समाकलन दो चीज़ों को समझना है। अवकलन और समाकलन का विशेष रूप से प्रयोग है। हम इसके फार्मूले को नोट करते हैं, इसे आप पहले देखिए और समझने का प्रयास करिए। पहले तो एक फार्मूला होगा d/dx इक्वल इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू d/dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू होता है n x टू द पावर n माइनस 1। एक फार्मूला यह हो गया। और जो दूसरे नंबर का आपका फार्मूला होगा वह होगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। ध्यान देंगे, दो फार्मूले आपको मुख्य रूप से जानना है। पहला फार्मूला तो आपका अवकलन का है, d/dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल के तौर पे एक समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया और लिखा कि d/dx ऑफ, यहाँ मैं अगर कर दूँ x³ प्लस 2x² प्लस 3, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला हमारा है d/dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। मतलब इसमें जो पावर था वो आगे आ गया। यानी कि यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x टू द पावर 3 प्लस फिर से d/dx ऑफ 2x² प्लस d/dx और 3। हम सबका अगर सॉल्व करें तो ये होगा आपका, ये 3 है तो ये पावर है। जैसे कि फार्मूले में आप देख रहे हैं दिया हुआ है कि d/dx ऑफ x टू द पावर n, तो x टू द पावर n है, मतलब ये n आगे आ गया। देखिए n x टू द पावर n माइनस 1, मतलब इस 3 को हम आगे ले लेंगे, यानी क्या होगा 3 और x का पावर क्या होगा तो -1 कर देंगे। 3 - 1 क्या होगा 2, यानी कि 3x² प्लस। अब इसकी हम बात करें तो ये जो 2 है वो आगे आएगा। अब 2 जब आगे आएगा तो क्या होगा, पहले से 2 है यहाँ और 2 जा क्या होगा 4 और x पावर 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस। अब हम इसकी बात करें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो ये जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगा तो इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ हम इसको बता रहे हैं, लिखा हुआ है d/dx ऑफ 3। हम इसमें x को ढूंढेंगे कि x है कि नहीं, तो x है और वो पावर के रूप में 0 है। अब x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, यानी कि वो है भी और नहीं भी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम नियम के अनुसार इसको अगर सॉल्व करें तो ये होगा पावर का आगे मल्टीप्लाई, तो चूंकि पावर 0 है और 0 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि जो आपका टॉपिक जो ये वैल्यू होगा वो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से हम अगर गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है। इस प्रकार से जितने भी कांस्टेंट होंगे उनका अगर हम अवकलन करें तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखा ये कैसे कार्य कर रहा है। अब इसके बाद से हम इसकी बात करें तो जैसे मान लीजिए कि दिया हो कि इंटीग्रेशन ऑफ
t⁴ प्लस 2t और यहाँ क्या होगा dt। तो और इसमें लिमिट दे दिया हो 0 to t। तो जब ध्यान दीजिएगा लिमिट ये होगा, अगर क्वेश्चन में लिमिट दिया होगा तो ये आपका ये कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, यानी कि वो निश्चित समाकलन के अंतर्गत आएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या x का पावर n+1, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ t⁴ और क्या dt प्लस पुनः इंटीग्रेशन ऑफ 2t और dt और इसका पावर क्या होगा सर, इसका जो लिमिट होगा वो 0 to t और यहाँ पे भी लिमिट क्या होगा 0 to t। अब हम इसमें बात करें तो ये आपका हो जाएगा t का पावर 4 और +1 यानी कि 5 t⁵ अपान नीचे क्या होगा तो 5 और लिमिट ऑफ में क्या हो जाएगा 0 to t प्लस। अब इसकी हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 2t और क्या स्क्वायर अपान 2 और इसको भी हम लिमिट ऑफ में क्या करेंगे 0 to t और इसमें हम लिमिट को अप्लाई कर लेंगे। और लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या होता है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हम अपर लिमिट को अप्लाई करते हैं फिर लोअर लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अवकलन और समाकलन के एक एक उदाहरण देखे। अब हम इसकी सहायता से गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। तो हम उसमें सबसे पहले गति के प्रथम समीकरण का निगमन करते हैं, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण। अब हम गति के प्रथम समीकरण का निगमन करते हैं। माना कोई वस्तु जो अल्प समय अंतराल में के लिए गति करता है तो उसकी तात्क्षणिक त्वरण का जो फार्मूला होगा वो ऐसे हम लिख सकते हैं वी नो दैट के अंदर। वी नो दैट हम जानते हैं कि A = एक फार्मूला होता है, आप जानते भी हो पहले से, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन A = होता है dv/dt। ये आपको पहले से पता है। इसमें हम अपान 1 कर लेंगे और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा dv का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा dv, यानी कि आपका हो गया dv = a का dt में गुणा क्या होगा a dt। अब इसके बाद हम लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर यानी कि हम समाकलन कर रहे हैं। और समाकलन का प्रतीक क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ dv = ये आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ और क्या a dt। देखिए जब ये साइन अगर आगे लग गया तो इसका मतलब कि जो अंदर भौतिक राशि है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान दीजिए इंटीग्रेट कब किया जाता है और डिफरेंशिएट कब किया जाता है, इस चीज़ को थोड़ा समझिए। इंक्रीज शब्द से बना है इंटीग्रेट। इंक्रीज का मतलब क्या होता है बड़ा करना। यदि कोई भौतिक राशि छोटी हो और उसे आपको इंक्रीज करना हो यानी कि बड़ा करना हो, तो बड़ा करने के लिए आप मैथमेटिकल मेथड से इसको इंटीग्रेट करते हो।
यानी कि आप उस समय इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेट शब्द से बना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे। और जब आप कोई भौतिक राशि है जिसकी वैल्यू मालूम है और उस वैल्यू को आपको और छोटा करना है, यानी कि डिक्रीज करना है, और जब डिक्रीज करना हो तो वहाँ आप डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? तो डिफरेंशिएट करेंगे। यानी कि डिफरेंशिएशन कब करते हैं और इंटीग्रेशन कब करते हैं ये आपको पता हो गया। जब भी किसी वैल्यू को छोटा करना होता है तो आप उसको डिक्रीज करते हो। डिक्रीज का मतलब छोटा करना, यानी कि उसको कम करते हो, तो वहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे। और जब वैल्यू को आपको बड़ा करना होगा तो आप बड़ा करने के लिए इंटीग्रेट करोगे उसको, इंक्रीज, और इंक्रीज से बना इंटीग्रेट, यानी कि आप उस समय उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ठीक यहाँ वही चीज है, जैसे ये डी भी लिखा हुआ है, तो डी भी का मतलब ये हुआ कि जो भी है वो अल्प सूक्ष्म वैल्यू है, और सूक्ष्म वैल्यू यानी कि वेलोसिटी का वो अल्प मान है। और वेलोसिटी के अल्प मान को यदि हम बड़े मान में अगर बदलना चाहते हैं, अगर बनाना चाहते हैं, तो आप उसे क्या करोगे? इंक्रीज करेंगे। और इंक्रीज के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। यदि आपको यहाँ का लिमिट पता हो तो लिमिट दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिमिट दिखा दिया, क्योंकि अब जो गति प्रारंभ हम करते हैं, तो गति प्रारंभ करते हैं तो पहले हमारा प्रारंभिक वेग u होता है, और फिर बाद में हमारा प्रारंभिक लास्ट में क्या होता है? v हो जाता है। अर्थात वेग का जो लिमिट है वो हमें पता है कि u से v तक होता है। अर्थात इसका जो लोअर लिमिट होगा वो u हो जाएगा, और अपर लिमिट होगा वो क्या होगा? v हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम यहाँ इसके राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि जो dt है, मतलब जो d शब्द लगा हुआ है वो किसके साथ? t के साथ। मतलब आपके सामने जो वैल्यूज हैं उनमें t की वैल्यू क्या है? अल्प है, अति सूक्ष्म है। अब इस t की वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है, इसीलिए आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन का वो साइन लगाया है। अब हम इस t को डिफरेंशिएट करना है t के टर्म में, तो हम देख क्या रहे हैं कि इसमें t का लिमिट क्या है, ये हमें ध्यान देना है। तो t का जो लिमिट होगा, पहले आपने गति के दौरान समय शून्य लिया, यानी कि आप कोई भी समय नहीं लिए होते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे आपने अंतिम समय t तक लेके जाते हैं। अर्थात जो समय का लिमिट होगा वो क्या होगा? 0 से t तक होगा, यानी कि समय की लिमिट को क्या दिखा देंगे? 0 to t। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं। और हमने आपको फार्मूला बताया था अभी कि इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, अब प्लस c भी हमने रखा था। और c कब लेंगे? ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे आप लिमिट नहीं लगाए होंगे। परंतु अगर लिमिट लगा दिया तो उस स्थिति में c को नहीं लेंगे, यानी कि वो निश्चित समाकलन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिमिट जब लगा दिया तो यहाँ पे आपको ये वाला प्लस c को नहीं लेना, यानी कि c नहीं लेंगे। ठीक, अब हमने ये फार्मूला आपको दिखाया कि ये फार्मूला ये है, इसी के अकॉर्डिंग इसको काम करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ भी किसको डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करना है वो हम पहले तलाश करें। तो यहाँ जिसे हमें इंटीग्रेट करना है वही वैल्यू नहीं है, अर्थात हम इसमें v की वैल्यू को मानेंगे। और क्या मानेंगे भाई? तो मानेंगे तो वो होगा आपका v का पावर 0 और u टू v और dv इक्वल टू, अब इस a को हम कांस्टेंट टर्म में बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे भी t की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, t का पावर 0 और dt और 0 टू t। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n प्लस 1 पावर इसका क्या है? 0। 0 में जब 1 जोड़ेंगे क्या होगा? जब हम 0 में 1 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1, यानी कि केवल और केवल v प्राप्त हो जाएगा। और अपान 1 का मतलब कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको हम लिमिट के अंदर लाते हैं, और लिमिट हमारा जो है उस लिमिट को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, और लिमिट है u टू v।
यानी कि अभी लिमिट हो गया आपका u टू v इक्वल टू। अब हमने इसमें लिमिट को दिखाया कि लिमिट u टू v हो गया। फिर अब इस वाले को हम अगर डिफ्रेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें, तो t टू द पावर 0 है तो केवल t हो जाएगा, यानी कि a, और ये आपका t हो गया, और इसमें लिमिट हमने दिखा दिया क्या, 0 टू t। अब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं और हम जानते हैं कि लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसमें अपर लिमिट क्या है, v है, और लोअर लिमिट क्या है, u है। यानी कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस v के जगह पे एक बार v रखेंगे और एक बार v के जगह पे क्या रखेंगे, u रखेंगे। यानी कि यहाँ दिखाएंगे v माइनस u, ये लिमिट आपका यहाँ पे यूज कर लिया गया, इक्वल टू a। ये क्या होगा एक बार, तो t एक बार क्या होगा 0, यानी कि t माइनस 0। तो इस प्रकार से आपका प्राप्त हो गया v माइनस यू बराबर a t। अब हम इसको v बराबर u प्लस a t भी कर सकते हैं, और यही आपके गति का प्रथम समीकरण है। तो इस प्रकार से आपके गति का प्रथम समीकरण प्रूफ हो गया। थोड़ा ध्यान देंगे, इसी चीज़ को हम एक तरीके और से बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट को लगाया है, यदि हम यहाँ से लिमिट को समाप्त कर दें, ये आपका लिमिट समाप्त हो गया, यानी कि लिमिट हमें पता नहीं है। तो अब यहाँ से जो प्रोसीजर होंगी वो थोड़ा चेंज होंगी। अब वो क्या होंगी उसे ध्यान देंगे। अब ध्यान ये देना है कि आप करेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी भी को आप भी कर देंगे, इंटीग्रेट हो गया, भी हो गया बराबर ए टी हो गया। और जब फार्मूला हमने लगाया कि x टू द पावर n dx इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, मतलब इसमें हमने पुनः v का पावर 0 लिया था और v का पावर 0 लेकर के उसमें पावर में 1 जोड़ा तो क्या आ गया, 1 आ गया, अर्थात v आ गया, उसका बटे 1 हुआ, यानी कि 1 को हमने छोड़ दिया। अब बराबर a कांस्टेंट समझ के बाहर आ गया, और जो t है, t को हमने पावर 0 के रूप में लिया और 0 में 1 जोड़ा तो क्या हुआ, 1 आया, अर्थात केवल और केवल t हो जाएगा, अर्थात at हो गया। और जब हमने लिमिट नहीं लगाया उस स्थिति में यहाँ हमने बताया था फार्मूले में कि क्या होगा, वो c होगा, और हमने यहाँ पे प्लस क्या कर दिया, c कर दिया, और इसको हम एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। अब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट के द्वारा सिंबल कर दिए। थोड़ा ध्यान दीजिए कि t बराबर 0 पर, यानी कि जब हम गति प्रारंभ किए थे उस समय हमने कोई समय नहीं लिया, हमारे द्वारा कोई समय नहीं लिया गया था, यानी कि t बराबर 0 था। और t बराबर 0 की स्थिति में जो वेग है वो प्रारंभिक वेग होता है। अब प्रारंभिक वेग का मतलब उसे हम u से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि t बराबर 0 की स्थिति में जो आपका v होगा वो किसके बराबर होगा, u के बराबर हो जाएगा। ध्यान देंगे कि जो v होगा वो u के बराबर हो जाएगा, अर्थात हम समीकरण नंबर 1 में t बराबर 0 एवं v इक्वल टू u रखने पर अब इस समीकरण नंबर 1 में हम t बराबर 0 और v बराबर u रखेंगे, और t बराबर 0 और v बराबर u रखेंगे तो होगा क्या, ध्यान दीजिए, इस v के जगह पे हमें u रखना है, यानी कि प्राप्त हो जाएगा u, ध्यान दीजिए, बराबर a t, यानी कि a इंटू टी की वैल्यू क्या, 0, प्लस, और c के जगह पे क्या होगा, c ही रहेगा। अर्थात हम देख क्या रहे हैं कि u बराबर क्या हो गया, c, यानी कि हम इसको c बराबर u भी ले सकते हैं। अब इस c बराबर u को समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे, यानी कि लिखेंगे कि c बराबर u समीकरण 1 में रखने पर,
और जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो ये आपका क्या प्राप्त होगा, तो होगा v = 80 प्लस c है, और c के जगह पे हमने क्या प्राप्त कर लिया है, u प्राप्त कर लिया है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। यानी कि तब आपका v बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, u + 80। और देखिए तो थोड़ा कि गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, तो हम देख रहे हैं कि ये गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।